जय श्री राम। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में उन्नति ना चाहे। जहाँ वो होता है वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास हर कोई व्यक्ति करता है। क्या आप जानते हैं कि छठा भाव व्यक्ति की वृद्धि में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा जितने बाकी भावों की इम्पोर्टेंस है उसके कंपैरिजन में सिक्स्थ हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति या ग्रोथ चाहते हैं। जबकि अगर हम किताबें पढ़ें तो हमें लगता है कि छठे भाव से बुरा भाव हो नहीं सकता। उसकी जो गिनती होती है वो त्रिक स्थानों में होती है, दुस्थानों में होती है। तो ऐसा क्या है और कुंडली को कैसे देखें कि ये भाव कुंडली में हमें ग्रोथ दे पाएगा या नहीं। बहुत सरल नियम है। आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो आज का विषय है छठा भाव और ग्रोथ, उन्नति। आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं छठे भाव को बुरा क्यों कहा गया और उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण जो छठे भाव को बुरा कहने का है वो है कि ये हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, अत्यधिक परिश्रम को दर्शाता है। देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम करने से सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म पर विश्वास रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपनी अगली जनरेशन से हार्डवर्क करवाना चाहते हैं, तो उत्तर आता है नहीं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे के जीवन में, उसके करीबियों के जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो, अधिक परिश्रम ना हो, प्रयास ना हो। कई बार हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि जो मैंने अपना बुरा वक्त देखा, मैं नहीं चाहूँगा कि उस तरह की तंगी, बुरे हालात मेरी संतान देखे। तो मैं उसको सब वो सहूलियत देता हूँ, वो सारे ऐशो आराम देता हूँ जिससे कि उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस बार इस विषय पर हमारा जवाब होता है कि आज आप जहाँ पर हैं, जितनी उन्नति आप कर पाए, कहीं ना कहीं उस उन्नति में वो बुरा वक्त उसका जिम्मेदार है, उसका कारक है। अगर उस समय वो परेशानी नहीं होती तो शायद आज आप जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं होते। सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो कौन हार्डवर्क करेगा, और अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो जो स्केल है ज़िंदगी का, आगे बढ़ने की जो संभावना है, उसको आप खुद ही कट डाउन कर दोगे, कम कर दोगे। तो सिक्स्थ हाउस हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और हार्डवर्क जैसा कि मैंने कहा सब नहीं चाहते कि हमारे करीबियों के जीवन में हो, तो इसको त्रिस्थान में डाल दिया गया। अन्यथा हार्डवर्क बहुत ज़रूरी हो जाता है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा ये स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। छठा भाव दिखाता है कि बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के, बिना धक्कों के आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में हम अगेन वो चाहते हैं कि आसानी से मिल जाए, तो इसलिए हमें ये भाव बुरा लगता है। आगे देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं। जो चीज़ आसानी से हो जाए वो नवम से जुड़ जाती है, और जो चीज़ें मुश्किलों के साथ हो उसको हम सिक्स्थ हाउस से जोड़ के देखते हैं कि आपका कोई काम आसानी से नहीं बनेगा। अगर आप छठे घर से आपका किसी भी भाव का संबंध हो, उस भाव में परेशानियों को हम जोड़ देते हैं कि इस भाव से जुड़ी परेशानियां तो आपके जीवन में आएंगी। ठीक है, प्राप्ति हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन परेशानी तो आएगी। सिक्स्थ हाउस को हम परेशानियों का कारक मानते हैं। हम कहते हैं जैसे घर्षण है, घर्षण समझते होंगे आप। अगर हिंदी में बोलूँ या आम भाषा में बोलूँ तो चप्पल घिसना। आप इसको ऐसे समझिए, कहते हैं ना मेरे जूते घिस गए दफ्तरों के चक्कर काट काट के, तब जाके वो चीज़ मुझे प्राप्त हुई। सिक्स्थ हाउस उन्हीं चप्पल घिसने का, जूते घिसने का है कि जहाँ आप बार बार प्रयास कर रहे हैं तब जाके चीज़ मिले। इसलिए भी सिक्स्थ हाउस को इतना अच्छा नहीं माना गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कर्जा। कर्जा भी हम छठे भाव से देखते हैं, ऋण। देखिए, यहाँ पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है कि कर्जा लेना देखते हैं या कर्जा देना देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खाली कर्जा बोल देने से इस भाव की उपयोगिता नहीं समझ में आती। हमें देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति अपना पैसा, ज़्यादा पैसा होने पर, जैसे आपने देखा होगा कई लोग मार्केट में पैसा लगा देते हैं,
कर्जे पर दे देते हैं और वहाँ से वो रिटर्न या ब्याज आता रहता है, तो वो भी तो छठा भाव है, वो भी तो छठे घर से ही देखना चाहिए, क्योंकि ऋण तो वो भी है। हालांकि यहाँ पे आप ले नहीं रहे, दे रहे हैं। और आज के समय में आप समझिए, जिसको ऋण ना मिले वो दुखी है। हमारे पास लोग आते हैं, सर मेरा लोन पास हो जाएगा, मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, मेरा सिबिल स्कोर ये है, मेरा ये ऐसा है। तो यानी 6th हाउस की इंपॉर्टेंस तो और बढ़ गई आज के टाइम में। शायद पहले ही बुरा होता होगा ऋण लेना, लेकिन आज तो हर व्यक्ति जिसके जेब में पैसा है वो भी ऋण लेने का इच्छुक है। गाड़ी लेंगे तो EMI पर लेंगे, इंस्टॉलमेंट पर लेंगे, या और भी चीज़ें। तो 6th हाउस कर्जे को दिखाता है। अगेन, कर्जा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। फिर बीमारियों के लिए छठे घर को देखते हैं। कहा जाता है रोग, रिपु और ऋण। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब शत्रु, और ऋण मतलब कर्जा। हमें छठे से देखना चाहिए। अब अगर मैं रोग की बात करूं तो यहाँ पर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपसे चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि 6th हाउस बीमारियों को नहीं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को इंडिकेट करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को दर्शाता है, आपकी क्या बोलते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति को दर्शाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव बली है तो वो ये दर्शा रहा है कि ये रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। आप देखेंगे, आप आसपास जो आपके चार्ट होंगे प्लीज़ देखिएगा कि बड़े बड़े रोगों को जो मात दे देते हैं, उसको जो ओवरकम कर लेते हैं, वो लोग हैं जिनकी कुंडली में छठे भाव का अधिपति बली है। लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही बली होने चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अष्टक वर्ग में भी कहा गया है कि छठे भाव में अधिक बिंदु होना कुंडली को उन्नति कारक बना देता है, उसका लेवल बढ़ा देता है। तो छठे घर से हम रोगों से लड़ने की शक्ति देखते हैं, ना कि रोग। आगे बढ़ें तो अनटाइमली फूड, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेवक्त खाना खाना। जिसकी भी पत्रिका में दूसरे भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव के स्वामी से हो, 6th लॉर्ड 2nd लॉर्ड से कनेक्ट करे, यू विल सी कि वो टाइमली खाना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि सुबह का खाना दोपहर में हो रहा है, दोपहर का और लेट हो गया, काम ऐसा हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मली बेवक्त खाना वो खाया करते थे पहले के ज़माने में, जो लोग अथक परिश्रम कर रहे होते थे। आज तो शौक भी हो गया है और रूटीन बिगड़ गया है। पर जिसकी भी कुंडली में दूसरे और छठे का संबंध हो, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिसकी भी कुंडली आपके पास हो, कि आपने उसके बारे में क्या देखा। तो दूसरा और छठा घर के जुड़ने से अनटाइमली फूड भी देखते हैं। तो इस वीडियो का शीर्षक था उन्नति और छठा भाव। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं छठा घर क्यों बुरा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रगल है, हार्डवर्क है। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे वाले टॉपिक पर आते हैं, या ये समझते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक विपरीत राजयोग के बारे में बात करते हैं। अगर छठे घर का स्वामी कमज़ोर अवस्था में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में हो तो इसे विपरीत राजयोग कहा गया है। छठा घर, जिसको अभी हमने कहा मेहनत का है, रोग से लड़ने की शक्ति का है, कर्जा लेना या देने की शक्ति का है, वगैरह वगैरह, वो अगर कमज़ोर अवस्था में छठे, 8वें, 12वें बैठा हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, और ये अपने पल्ले बांध लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या इसको जिस तरह से भी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, कि पत्रिका में कोई भी घर बहुत बुरा और बहुत अच्छा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब शुरुआत में ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं, या शुरुआत में किताबें या सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है कि सर 159, 159 कुंडली के अच्छे घर हैं और 6, 8, 12 कुंडली के बुरे घर हैं। मैं खुद भी यही पढ़ाता हूँ, मेरी टीम भी यही पढ़ा रही होती है। अगर छात्र नया ज्योतिष सीख रहा है, वो बात सही है। लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है हर समस्या के अनुरूप या हर समस्या को समझते हुए कोई भाव अच्छा और कोई भाव बुरा हो सकता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अगर लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है तो मेरा ध्यान जाएगा छठे घर पर। तो छठा घर बुरा कैसे हुआ? छठा घर तो अच्छा होना चाहिए अगर उसको लोन चाहिए तो। इसी प्रकार अगर मुझे मान लीजिए पैतृक संपत्ति चाहिए तो मेरी कुंडली में अष्टम भाव अच्छा होना चाहिए। यानी कि समस्या के अनुसार किसी भी भाव की शुभता अशुभता डिसाइड होती है कि ये मेरे लिए शुभ है या अशुभ। ठीक है जी। तो छठा घर भी बुरा घर नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए।
अच्छा, अब ये अच्छा बुरा कब कैसे डिसाइड करें, कब ये अच्छा हो जाता है, कब ये बुरा हो जाता है? तो भाई ज्योतिष के अनुसार दो अलग अलग भावों का जब संबंध बनता है, वो ये आपको बता पाएगा कि इस भाव ये योग जो बना वो अच्छा बना या बुरा बना, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर छठे घर का स्वामी, जो कि रोग का सूचक या रोगों से लड़ने की शक्ति का सूचक है, वो अगर अष्टम भाव के स्वामी से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, तो ये दिखाता है कि आपको कोई ऐसा रोग हो सकता है जिससे लड़ते 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 वो रोग आपकी चिता में जाके निकले। मतलब आप उससे वो आपके साथ आपकी पूरी आयु तक रहे। ठीक है जी। ये डायबिटीज़ हो सकता है, ये बीपी हो सकता है, ये थायराइड हो सकता है, या कोई और ऐसा रोग हो सकता है जो आपको, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आपकी आयु कम होगी, और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आपकी मृत्यु के समय आप परेशान रहेंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि कोई बीमारी आपको पूरी ज़िंदगी परेशान कर सकती है अगर छठे आठवें के स्वामी का संबंध है तो अभी छठे भाव की तारीफ कर रहे थे, फिर हमने उसके बुरे भावों के बारे में बात की। अब हमने अष्टम से जोड़ के बताया कि रोग मृत्यु तक आपके साथ जाए, उसकी संभावनाओं को प्रबल कर देता है जब छठे आठवें के स्वामी का संबंध हो। अब इसी प्रकार अगर नवे और छठे के स्वामी का संबंध हो तो इसको ये कहा गया कि आपकी भाग्योन्नति संघर्षों के बाद होगी, कंपटीशन के बाद होगी। पहले आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर आपका भाग्योदय होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, दो लगन लेते हैं। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में भाग्य का स्वामी मंगल बनता है, नवम भाव का स्वामी मंगल बनता है। अगर वो छठे में बैठा है जो कि मकर राशि पड़ेगी सिंह लगन के लिए, तो वहाँ पर वो उच्च का हो जाएगा। न केवल उच्च का हो जाएगा, वहाँ बैठकर वो अपनी चौथी दृष्टि से भाग्यस्थान को देखेगा, वहाँ बैठकर वो अपनी आठवीं दृष्टि से लगन को देखेगा। यानी कुंडली का जो सबसे अच्छा ग्रह है, जिसे योग कारक कहा गया, मंगल जो सिंह लगन में माना जाता है, अगर उसका संबंध वो छठे में बैठ जाए तो ये ज़रूर कहिए कि आपका जो भी जीवन में उन्नति होगी, पहले आपको संघर्ष करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी उन्नति होगी। तो बंद व्यक्ति खुश रहेगा, इसको अच्छा लेना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार वृषभ लगन में हो जाता है। वृषभ लगन में भाग्य का स्वामी शनि बनता है, वहाँ कुंभ राशि आती है, मकर राशि आती है, क्षमा कीजिएगा, भाग्यस्थान में, और उसका स्वामी छठे में तुला का हो जाएगा, जहाँ पर वो उच्च हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि छठा घर एक लगन के लिए, जहाँ वो अष्टम से जुड़ा तो हमारा फल है दूसरा, और जब वो यहाँ से जुड़ा तो हमारा फल है दूसरा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग भावों से जुड़ के ज्योतिष के अनुसार भाव अच्छे या बुरे परिवर्तित हो जाते हैं, उनके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं इससे हट रहा हूँ टॉपिक से, क्योंकि अब जो आगे छठे भाव का विषय चलेगा वो इससे कनेक्टेड है। नवे और 10वें भाव के स्वामी का संबंध हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। नवम भाव आपके भाग्य का है और दशम भाव आपके कर्मों का है। तो अगर भाग्य और कर्म आपस में जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपके एफर्ट लोगों के सामने प्रकाशित होंगे। ये एक तरह का राजयोग है, इसे धर्म कर्म आधिपति योग भी कहा जाता है दक्षिण भारत में। और नवम दशम के स्वामी के संबंध को बहुत ही अच्छा माना गया, बहुत उम्दा माना गया है। अब ये शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना पढ़ा भी होगा, लेकिन अब इससे एक पॉइंट और ऐड करते हैं। ये संबंध किस भाव में बन रहा है, इसके साथ कौन से और ग्रह जुड़ रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई अपनी पत्रिका लेकर आएगा तो वो खाली मेरी कुंडली में धर्म कर्म आधिपति योग है, आपका भाग्य उदय हो जाएगा सुनकर उसका अगला सवाल क्या होगा? उसका अगला सवाल ये होगा कि किस क्षेत्र में ये सब हो सकता है, मैं क्या करूं कि मुझे इस योग का फल मिले। तो वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि योग किस भाव में, किस राशि में बना। आइए समझते हैं इसको। जैसे ये योग, आप इस कुंडली को देखिए, कन्या लगन की कुंडली है और इसमें भाग्य स्थान में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इस कुंडली में आपके भाग्य स्थान में शुक्र की राशि आई और दशम भाव में बुध की राशि आई। अब ये शुक्र और बुध दोनों साथ बैठे हैं इस कुंडली में। कहाँ पर? पंचम भाव में।
किस राशि में? मकर राशि में। तो धर्म कर्म अधिपति योग अगर मकर में बनेगा तो आपके कर्म से ही दुनिया आपको जानेगी, क्योंकि मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि है। आपके हार्ड वर्क, आपके बार बार प्रयासों से जानेगी दुनिया आपको। इसके अलावा ये शुक्र बुध का योग मकर राशि जो पंचम भाव में आई वहाँ पर आई। पंचम को कला के साथ जोड़ के देखा जाता है। शुक्र बुध के योग को भी कला निधि योग या कला के साथ जोड़ के देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये पत्रिका आती है तो हमें कहना होगा आपके प्रयासों से और शुक्र बुध के क्षेत्रों में आपकी उन्नति होने का योग है। अब जिस जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, भारत के एक महान नर्तक हैं, एक डांसर हैं भारत के, जिन्होंने बहुत नाम कमाया। भारतीय जो अलग अलग नृत्य शैली है उनमें से एक शैली के महारथी कहलाए और बहुत पुरस्कार अवार्ड इन्होंने जीते और विदेशों तक इनके नृत्य की धूम थी। तो अगर हम इस पत्रिका में देखें, बना क्या धर्म कर्म अधिपति योग, क्या बना भाग्य और कर्म का साथ? तो बिल्कुल बना। किस राशि में बना? 10वीं राशि में बना, जो ये दर्शाता है कि आपको मेहनत करके, रियाज करके, प्रयास करके ही ये योग मिलेगा। और फिर वो पंचम में बना तो कला के क्षेत्र में बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। या पंचम भाव बुद्धि का भी है, ज्ञान के क्षेत्र में आपने जो सीखा दूसरे को सिखाकर आपका नाम बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो नवम और दशम के संबंध को आप समझ गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि 9वें और 10वें घर के बारे में कहाँ से बात आ गई। देखिए, इस श्लोक को समझाने के लिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, मुझे 9वें और 10वें घर को छुए बगैर, उसके बारे में चर्चा करे बगैर इस श्लोक को समझाना मुश्किल था। ये श्लोक क्या कहता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है? वो कहता है कि लगन से 9वें और 10वें घर के स्वामी का संबंध फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। जो अभी हमने देखा भी, जो नर्तक का चार्ट में आपको दिखा रहा था, उनकी पत्रिका में बन रहा था। और वही क्यों, आपके आसपास जो होंगे आप खुद लगाइएगा, यू विल सी कि उनकी प्रतिभा अलग से नज़र आती है। अब बात आई कि वो कह रहे हैं वो तो चलिए धर्म कर्म अधिपति योग है ही, पर ये श्लोक कहता है कि अगर आप 9वें से 9वें घर पे चले जाएं, लगन से 9वें 10वें को तो देख लिया, अब कुछ इसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं 9th हाउस से 9th और 9th हाउस से 10th, इन दोनों घर को भी ले लीजिए। अगर इन दोनों के स्वामी साथ हैं तो भी पार्शली आपको धर्म कर्म अधिपति योग का फल मिलेगा। इतना ही नहीं, 10वें घर से भी 10th हाउस पर उंगली रखिए, 10th हाउस से 9th हाउस यानी 10 से गिनते हुए 9 घर आगे बढ़िए, और 10th से 10th यानी 10वें घर से 10 घर आगे बढ़िए। अगर इसका भी योग बन जाता है तो ये भी आपकी कुंडली में पार्शियल धर्म कर्म अधिपति योग निर्मित करता है, जिससे कि व्यक्ति भूपति होता है। भूपति मतलब ज़मीन का स्वामी होता है, धनी होता है, मतलब उसकी काफ़ी तारीफ की गई है इन शॉर्ट। तो मैं अगर स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, कनेक्शन बिटवीन 9th फ्रॉम 9th एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस इज ऑल्सो अ राजयोग। मैं समझाऊंगा इसको कुंडली के माध्यम से, पहले आप बस लिखा हुआ पढ़ लीजिए, ये भी एक राजयोग है। और नॉट ओनली दैट, अगर 9वें से 10वें से 9वें घर पे चले जाए, 10वें से 10वें घर पे चले जाए, उनका योग भी राजयोग है। ठीक है जी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जो अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी कुंडली में 9वें 10वें घर के स्वामी बैठे हैं साथ, या एक दूसरे की राशि में हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के घर में हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके कुंडली में अच्छा एक योग बन गया जो फ़ायदा देने वाला है। अब अगली लाइन पर आइए, जो मैंने कहा 9वें से 9वां, 9वें से 10वां, अगर आप गिनेंगे तो आप 5वें और 6ठे घर पर, कुंडली के 5वें और 6ठे घर पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों का संबंध भी आपकी कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो श्लोक कह रहा है। मेरी तो अल्पमति जितनी है उसके आधार पर, और जो अनुभव मेरा रहा है इस योग को देखते उसके आधार पर कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर लगाइएगा आप। इसके बाद वहीं तक बात सीमित नहीं हुई, उन्होंने कहा जी 10वें से 9वां घर जो कि 6ठा भाव बनता है, और 10वें से 10वां घर जो कि 7th हाउस बनता है, अगर ये दोनों भी साथ में हैं तो भी आप इसे धर्म कर्म अधिपति योग की तरह देखिए। हालांकि जो इसका बल है या जो इसका फल है, जितना बेहतरीन फल 9th और 10th लॉर्ड की युति का है, उससे थोड़ा कम 5th एंड 6th का है, और उससे थोड़ा और कम 6th और 7th लॉर्ड के साथ होने का है। यहाँ पर कई सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर 6ठे और 7वें घर का संबंध हो जाएगा, 7वें घर से विवाह देखते हैं, 6ठे घर से संघर्ष देखते हैं, तो क्या विवाह में दिक्कत नहीं आएगी? तो उत्तर है बिल्कुल आएगी। या यूँ कहें कि हाँ, इस योग के फल
आपको जिस उस तरह आप देखेंगे तो ज़रूर परिणाम कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी उन्नति में ये 6ठे और 7वें घर के स्वामी का संबंध फ़ायदेमंद होगा, आपको लाभ पहुंचेगा, आपके करियर के लिए अच्छा है 6 और 7th लॉर्ड कनेक्शन, जबकि विवाह के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। इसी प्रकार अगर 5वें और 6ठे घर के स्वामी की बात करें, उनके संबंध के लिए भी आप इसी तरह देखें। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सीधा आपको पत्रिका पर लेकर चलता हूँ जिससे कि आप इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। ये पत्रिका है उत्तरकाशी की, 20 सितंबर 1992 रात्रि 8 बजे ये पत्रिका मेरे पास आई। ये जातिका है एक, और जब मैं इस विषय पर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था कि चलिए कुंडली हम आपके सामने रखेंगे, उसी दौरान बाई चांस ये कुंडली सेशन के लिए आई और जातिका से बात हुई, तो मुझे लगा कि ये पत्रिका हमें यूज़ करनी चाहिए, आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा, उन्हें भी अपनी पत्रिका के बारे में ज़्यादा पता लगेगा। तो भाई ये मेष लगन की कुंडली, लग्नाधिपति 3रे भाव में चंद्रमा के साथ, राहु केतु एक्सेस में, दशम भाव में स्वराशि का शनि, सप्तम में स्वराशि का शुक्र, 6ठे में स्वराशि का बुध और 7 में गुरु सूर्य की युति बुध के साथ। अब अगर इस कुंडली में मैं नवम और दशम अधिपति के संबंध को देखने का प्रयास करूं, तो मुझे नज़र आता है कि 9th लॉर्ड जुपिटर बनता है, नवमाधिपति बृहस्पति है, दशमाधिपति शनि महाराज बनते हैं। यहाँ दोनों एक साथ तो नहीं बैठे हैं, पर बृहस्पति की दृष्टि यानी भाग्याधिपति की दृष्टि कर्म भाव और कर्म भाव के स्वामी दोनों पर है। तो हमें इसे विपरीत क्षमा कीजिएगा, धर्म कर्म अधिपति योग की तरह देखना चाहिए। यहाँ पर एक जो कहें कि ये जो योग थोड़ा फेडेड हो रहा है, उसका एक कारण ये है कि ये बृहस्पति कम डिग्री का है, शनि 18 डिग्री का है, तो एक गैप थोड़ा 16-17 डिग्री का इनके बीच में आ जाता है। ये जितना कम होता है ये योग उतना प्रबल हो जाएगा। स्टिल 10th हाउस पर उसकी दृष्टि को हम इग्नोर नहीं करेंगे और हम कहेंगे यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग या जो इतना अच्छा योग बताया था उसके प्रभाव यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इस योग के एक्सटेंशन पर, यानी कि 9वें घर से, 9वें घर पे आप उंगली रख लीजिए धनु पर और वहाँ से गिनिए, वहाँ से 9वें घर पर जाएंगे तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि जो है वो नवम से नवम भाव में आई, और 10वीं राशि या यूँ कहूँ कन्या राशि भाग्य स्थान से 10वें घर में आई। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी गिनने में। 9वें घर पे उंगली रख के 10 घर और आगे बढ़ जाइए तो आप कन्या पर पहुंचेंगे। अब हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर सिंह और कन्या के स्वामी यानी सूर्य और बुध, 5वें और 6ठे के स्वामी दोनों साथ बैठे। कौन सी राशि में? कन्या राशि में। कौन से भाव में? 6ठे भाव में। वो जो अब लगन कुंडली से भी नवम दशम के संबंध को देख रहे थे, तो वहाँ पर 10वें घर का स्वामी मकर में था, 9वें घर का स्वामी जो कि बृहस्पति बना वो भी कन्या राशि में बैठा हुआ है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि कन्या राशि एक ऐसी राशि हुई जो इस जातिका के लिए, और 6ठा भाव एक ऐसा भाव हुआ जो इस जातिका के उन्नति के लिए या वो धर्म कर्म अधिपति योग भाग्य के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ये लड़की आके कहे कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं अभी और फर्दर स्टडी कर रही हूँ और काफ़ी ये डॉक्टर हैं जिनका चार्ट आप देख रहे हैं त्वचा संबंधित रोगों में, डर्मेटोलॉजी में ये अभी अपनी पढ़ाई और आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं, एडवांसमेंट चल रही है उसमें और अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छा करियर चल रहा है और परमात्मा की कृपा से आगे और उन्नति के योग दिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस राशि पे ध्यान दीजिए जिस राशि पे ये योग बना। 6ठे घर जिसको हम बुरा कहते जाते हैं, हम कहते हैं 6ठे का स्वामी कमज़ोर है तो अच्छा है, संघर्ष कम हो जाएंगे। 5वें के साथ 6ठा जुड़ जाए तो ये कुंडली आपके सामने है कि किस तरह के रोल या किस तरह के योग इसमें बनते हैं। अभी यही ख़त्म नहीं करते क्योंकि इसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और समझानी है। एक पत्रिका अभी आप और देखिए, इस पत्रिका पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी सेम योग देखते हैं। सिंह लगन की पत्रिका है, दूसरे भाव में शनि गुरु वक्री बैठे हैं, सेम डिग्री के आसपास है। 6ठे घर में शुक्र है केतु के साथ, सप्तम में बुध सूर्य मंगल है, लग्नेश के साथ धन का स्वामी, लाभ का स्वामी, योग कारक सब सप्तम में आके बैठे हैं। चंद्रमा उच्च का रोहिणी का होकर दशम भाव में है, राहु द्वादश में है।
अब अगर मैं नवम और दशम अधिपति का संबंध देखने की प्रयास करूं तो यहाँ पर नवम का स्वामी मंगल और दशम का स्वामी शुक्र एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे के घर को भी नहीं देख रहे हैं। मंगल की हालांकि दृष्टि यहाँ पे 10th हाउस पर आती है, लेकिन मंगल 10th लॉर्ड वीनस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो आप इसको विपरीत धर्म कर्म आधिपति योग, पता नहीं क्यों बार बार विपरीत राजयोग मुंह से निकल रहा है, लेकिन आप इसको धर्म कर्म आधिपति योग की तरह तो नहीं देख सकते, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में है। शुक्र श्रवण में है जो चंद्रमा का नक्षत्र है, मंगल शतभिषा में है, तो नक्षत्र का भी नहीं है, दृष्टि का भी नहीं है, युति का भी नहीं है, तो हमने कहा भैया ये योग तो नहीं बना। अब आते हैं नवे से नवे घर पर। नवे से नवा घर यानी पंचम भाव, उसका स्वामी बना बृहस्पति। नवम से दशम घर, उसका स्वामी बना कौन बना उसका स्वामी? शनि। इन दोनों की युति हुई, और खाली युति नहीं हुई महाराज, बहुत क्लोज युति हुई। 15-39 और 16-14 यानी सेम डिग्री के आसपास दोनों युति करके बैठे। आप इसे ग्रह युद्ध की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यह है कि ये दोनों साथ बैठे हैं, दोनों वक्री बैठे। अब ऐसे में फलित क्या होना चाहिए? पहले तो ये योग कहाँ बना? कुंडली के दूसरे भाव में। किस राशि में बना? छठी राशि में। ठीक है। अगर आप यहाँ पर 10वें घर से नवा घर और 10वें से 10वां घर देखते हैं तो उन दोनों के स्वामी शनि बनते हैं। एक ही प्लैनेट है, 9वें घर का भी 10वें घर का भी। मतलब आप मेरी बात अगर समझे, 10th हाउस से अगर हम देखें तो 10th से 9th लॉर्ड सैटर्न है, क्योंकि वहाँ मकर राशि है। 10th से 10th हाउस में एक्वेरियस है, जो कि शनि की कुंभ राशि है। तो दोनों का स्वामी एक ही है, तो यहाँ पर ये एडिशनल राजयोग तो बनेगा नहीं, वरना तो हर सिंह लगन वाले का ये राजयोग बन जाएगा, राइट। तो वो तो नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों जो प्लैनेट है वो कन्या राशि और दूसरे भाव में विराजित है। तो ऐसे में हमें कहना चाहिए कि दूसरा भाव और कन्या राशि, यहाँ से आपके भाग्य का रास्ता, उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है। जातक ने क्या बताया? जातक ने कहा जब मैंने पढ़ाई पूरी की तो मेरी रुचि थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, आपकी पत्रिका में ये बनने का योग नहीं है। तो बोले कि मैंने फील्ड चेंज की, मैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए प्रयास किया, वहाँ पर भी मेरा मन नहीं लगा। मैंने फिर MBA के लिए ट्राई किया, वहाँ पर भी मेरा मन नहीं लगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे CA ही करनी चाहिए थी, मुझे उसी को आगे परस्यू करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ। और कह रहे तब किसी एक आध्यात्मिक गुरु ने मुझे कहा भी कि आपके लिए वो फील्ड है, आप उस तरफ जाइए। और कहने लगे कि सर भारत में मेरी रैंक 33rd थी, 33वीं रैंक आई थी जब मैंने वो परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुआ और अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से अच्छा अर्न कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और अभी अच्छी परिस्थिति में जातक है। दूसरा भाव जो वित्त को इंडिकेट करता है, छठी राशि जो कंपटीशन को इंडिकेट करती है, ये व्यक्ति ने वहाँ उन्नति प्राप्त की। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन सुबह ये पत्रिका आई थी और चर्चा में यही योग के बारे में बात होने लगी। क्योंकि जो आप लोग जब मेरे पास आते हैं मोस्टली वो धुरंधर होते हैं, जिन्हें ऑलरेडी ज्योतिष की समझ होती है, तो उनके साथ इस तरह के चर्चा करने में और मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकी कुंडली में ये योग कैसे काम किया और इनको फ़ायदा रहा। अगेन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि छठा घर जब पंचम से जुड़े तो भी राजयोग, छठा घर जब 7वें से जुड़े तो भी राजयोग, छठा घर का स्वामी कमज़ोर होकर 6-8-12 में बैठ जाए तो भी राजयोग। अब आपको लगेगा यार इतने राजयोग, वैसे तो देखिए राजयोग ज्योतिष में कम नहीं है, क्योंकि जब ये मध्यकालीन भारत में ग्रंथ लिखे गए थे तो राजाओं का राज था। तो राजयोग तो वो भर भर के हम सबकी कुंडलियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिन राजयोगों को मैंने फलीभूत होते देखा है, वही केवल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये योग अच्छा है, इसका फल अच्छा मिलता है, जातक की उन्नति की संभावनाओं को बल मिलता है। मैं आपके सामने एक पत्रिका और रख रहा हूँ अभी, आप इस पत्रिका को देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इस पत्रिका में किस क्षेत्र में जातक की उन्नति होनी चाहिए और क्यों। अगर आज के वीडियो को आप समझ पाए हैं तो आपके लिए आसान रहेगा ये बताना कि जीवन के इस क्षेत्र में इसको इस राजयोग की प्राप्ति होने के योग प्रबल दिखते हैं।
तो ये पत्रिका है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा। छठे भाव को लेके जो डर मन में बैठा है वो थोड़ा कम हो गया होगा। 2-3 बार इस वीडियो को और देख लेना, और कम हो जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित सामग्री और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप लोग वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, देखकर बड़ी खुशी मिलती है, पर फिर भी टीम का आदेश है आपको कहना कि सर आप कह दिया करो एक बार, अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा, हमें प्रोत्साहन मिलता है, टीम को प्रोत्साहन मिलता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। शनि शुक्र का मित्र है, फिर भी इन दोनों का संबंध बुरा क्यों? यदि इसको समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।